महान दार्शनिक ओशो अपनी एक किताब में उनका एक चैप्टर है युवक कौन। उसमें वह भारत के युवकों के बारे में कुछ कहते हैं। वे कहते हैं भारत में युवक नहीं हैं। भारत हजारों साल से बूढ़ा देश है। उसमें बूढ़े ही पैदा होते हैं, बूढ़े ही जीते हैं, बूढ़े ही मरते हैं। न बच्चे पैदा होते हैं, न जवान पैदा होते हैं। हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब हमारी जड़ें जीवन के रस को नहीं खींचती और न हमारी शाखाएं जीवन के आकाश में फैलती हैं। न हमारी शाखाओं में जीवन के पक्षी बसेरा करते हैं और न जीवन का चांद चांदनी बरसाता है और न हमारी शाखाओं पर जीवन का सूरज उगता है। सिर्फ धूल जमती है, जड़ें सूख जाती हैं, पत्ते कुम्हलाते हैं, फूल पैदा नहीं होते, फल आते नहीं हैं। बस है, वृक्ष है, न उसमें पत्ते हैं न फूल है, सूखी शाखाएं खड़ी रह गई हैं। ऐसा अभागा हो गया है देश। जब युवकों के संबंध में कुछ बोलना हो तो पहली तो बात यह जान लेना जरूरी है, युवक कोई शारीरिक अवस्था नहीं है। अगर युवक कोई शारीरिक अवस्था है तब तो हमारे पास भी युवक हैं। युवक कोई मानसिक दशा है, स्टेट ऑफ माइंड है, तो हमारे पास युवक नहीं है। अगर युवक हमारे पास होते तो देश में इतनी गंदगी, इतनी सड़ांध, इतना सड़ा हुआ समाज जीवित रह सकता था? कभी उन्होंने आग लगा दी होती। अगर हमारे पास युवक होते 1000 साल तक हम गुलाम रहते। कभी का गुलाम को उन्होंने उखाड़ फेंका होता। अगर हमारे पास होते तो हम हजारों साल तक दरिद्रता और दीनता और दुख में बिताते। हमने कभी दरिद्रता कभी की मिटा दी होती या खुद मिट गए होते। लेकिन नहीं, युवक शायद नहीं है। युवक हमारे पास होते तो इतना पाखंड, इतना अंधविश्वास, इतना सुपरस्टिशन चलता इस देश में। युवक बर्दाश्त करते, 1-1 करोड़ रुपया यज्ञों में जलाने देते। युवक अगर मुल्क के पास होते तो ऐसा होता? ये सब प्रश्न वो अपनी किताब में पूछते हैं। और अब मैं सुनता हूं कि और भी करोड़ों रुपए को जलाने का इंतजाम करने के लिए साधु सन्यासी लालित हैं और युवक ही जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे और वॉलंटियर बनकर उस यज्ञ को करवाएंगे जहां देश की संपत्ति जलेगी निपट गवारी में। अगर युवक मुल्क में होते तो ऐसे लोगों को क्रिमिनल्स कहकर पकड़कर अदालतों में खड़ा किया होता जो मुल्क की संपत्ति को इस भांति बर्बाद करते हैं। 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जलाने में जो आदमी जितना अपराधी हो जाता है, उससे भी ज्यादा अपराधी 1 करोड़ रुपया यज्ञ में जलाने से होता है। क्योंकि 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जलाने वाला थोड़ा बहुत अपराध भी अनुभव करेगा। यज्ञ में जलाने वाला पोइस क्रिमिनल है, पवित्र अपराधी, उसको अपराध भी मालूम नहीं पड़ता। लेकिन युवक मुल्क में नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की मूर्ता चलती है। इसलिए मुल्क में किसी भी तरह का अंधकार चलता है। युवकों के होने का सबूत नहीं मिलता। इस देश को देखकर क्या चल रहा है देश में? प्रश्न है ये, क्या चल रहा है देश में? युवक किसी भी चीज पर राजी हो जाते मालूम पड़ते हैं। वह युवक जिसके भीतर विद्रोह ना हो, रिबेलियन ना हो। युवक होने का मतलब क्या है? उसके भीतर जो गलत के सामने झुक जाता हो उसको युवक कैसे कहें? जो टूट जाता हो लेकिन झुकता ना हो, जो मिट जाता हो लेकिन गलत को बर्दाश्त ना करता हो, वैसी स्पिरिट, वैसी चेतना का नाम ही युवक है। टू बी यंग, युवा होने का एक ही मतलब है, वैसी आत्मा जो विद्रोही हो, जो झुकना न जानती हो, टूटना नहीं जानती हो, जो बदलना चाहती हो, जो जिंदगी को नई दिशाओं में, नए आयामों में ले जाना चाहती हो, जो जिंदगी को परिवर्तन करना चाहती है। क्रांति की यह उद्यम आकांक्षा ही युवक होने का लक्षण है। एक विचारक भारत आया था, काउंट कैसरलेन। लौटकर उसने एक किताब लिखी। उस किताब को मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत ही हैरानी होने लगी। उसने एक वाक्य लिखा जो मेरी समझ के बाहर हो गया, क्योंकि वाक्य कुछ ऐसा मालूम पड़ता था जो कि कंट्राडक्टरी है, विरोधाभासी है। फिर मैंने सोचा छापे खाने की कोई भूल हो गई होगी, तो ख्याल आया कि किताब जर्मनी में छपी है। जर्मनी में छापे खाने की भूलें तो होती नहीं, वह तो हमारे ही देश में होती है। यहाँ तो किताब छपती है, उसके ऊपर 5-6 पन्ने की भूल सुधार वह छपा रहता है, और उन 5-6 पन्नों को भी गौर से पढ़िए तो उसमें भी भूलें मिल जाएंगी। वह किताब जर्मनी में छपी है, भूल नहीं हो सकती। फिर मैंने गौर से पढ़ा, फिर बार बार सोचा, फिर ख्याल में आया भूल नहीं की है उस आदमी ने मजाक की है। उसने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान गया, मैं एक नतीजा लेकर वापस आया हूँ। इंडिया इज ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। हिंदुस्तान एक अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रहते हैं।
जहां गरीब आदमी रहते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ, यह कैसी बात है? अगर देश अमीर है तो गरीब आदमी क्यों रहते हैं वहां? और देश अगर अमीर है तो वहां के लोग गरीब क्यों हैं? लेकिन वह मजाक कर रहा है। वह यह कह रहा है कि हिंदुस्तान के पास जवानी नहीं है जो कि देश के छिपे हुए धन को प्रकट कर दे और देश को धनवान बना दे। देश में धन छिपा हुआ है लेकिन देश बूढ़ा है। बूढ़ा कुछ नहीं कर सकता, धन खदानों में पड़ा रह जाता है। बूढ़ा भूखा मरता रहता है, धन जमीन में दबा रह जाता है। बूढ़ा भूखा मरता रहता है, देश बूढ़ा है इसलिए गरीब है। देश जवान हो तो गरीब होने का कोई कारण नहीं है। देश के पास क्या कमी है? लेकिन अगर हमें कुछ सूझता है तो हमें एक ही बात सूझती है, जाओ दुनिया में भीख मांगो। जाओ अमेरिका, जाओ रूस, हाथ फैलाओ सारी दुनिया में। भिखारी होने में शर्म भी नहीं आती, हम जवान हैं। रास्ते पर एक जवान आदमी, स्वस्थ आदमी भीख मांगता हो तो हम उससे कहते हैं, जवान होकर भीख मांगते हो? और हम कभी नहीं सोचते कि हमारा पूरा मुल्क सारी दुनिया में भीख मांग रहा है, तो हमें जवान होने का हक रह जाता है? क्वेश्चन मार्क। सड़क पर भीख मांगते आदमी से कोई भी कह देता है, जवान होकर भीख मांगते हो? हम जानते हैं कि जवान होकर भीख मांगना लज्जा से भरी हुई बात है, अपमानजनक है। जवान को पैदा करना चाहिए। हाँ, बूढ़ा भीख मांगता हो तो हम उसे क्षमा कर सकते हैं, अब उससे आशा नहीं पैदा करने की। सारी दुनिया में हम भीख मांग रहे हैं। 1947 के बाद अगर हमने कोई महान कार्य किया है तो वह यही है कि हमने सारी दुनिया में भीख मांगने में सफलता पाई है। शर्म भी नहीं आती हमें। दुनिया क्या सोचती होगी? कितना बूढ़ा देश है, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ भीख मांग सकता है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम पहले से ही पैदा करने की बजाय भीख मांगने को आदर देते रहे हैं। हिंदुस्तान में जो भीख मांगता है वह आदरत है उससे जो पैदा करता है। ब्राह्मण हजारों साल तक देश में आदरत रहे और सिर्फ इसलिए कि वे पैदा नहीं करते और भीख मांगते हैं। और हिंदुस्तान ने बड़े बड़े भिखारी पैदा किए हैं, महापुरुष बुद्ध से लेकर विनोबा तक, सब भीख मांगने वाले महापुरुष। और अगर सारा मुल्क भीख मांगने लगा तो हर्ज क्या है? हम सब महापुरुष हो गए हैं, महापुरुषों का देश है, सारा देश महापुरुष हो गया है। हम सारी दुनिया में भीख मांग रहे हैं। भिक्षावृत्ति बड़ी धार्मिक वृत्ति है। पैदा करने में हिंसा भी होती है, पैदा करने में श्रम भी उठाना पड़ता है, और फिर हम पैदा क्यों करें? जब भगवान ने हमें पैदा कर दिया है तो भगवान इंतजाम करे। जिसने चोंच दी है चून भी देता है, देगा। हम अपनी चोंच को हिलाते फिरेंगे सारी दुनिया में कि चून दे दो, क्योंकि हमें पैदा किया है, और जो हमें भीख देंगे उनको हम गालियां देंगे। इस बात पर गौर करना जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं। जो हमें भीख देंगे उनको हम गालियां देंगे कि तुम भौतिकवादी हो, तुम मटेरियलिस्टिक हो, तुम भौतिकवाद में मरे जा रहे हो। हम आध्यात्मिक लोग हैं। हम आध्यात्मिक लोग हैं कि हम पैदा भी नहीं करते, सिर्फ खाते हैं। खाना आध्यात्मिक काम है, पैदा करना भौतिक काम है। भोगना आध्यात्मिक काम है, श्रम करना श्रम आध्यात्मिक लोग कभी नहीं करते। महात्मा कभी श्रम करते हैं? आपने देखा है कि कोई महात्मा श्रम करता हो? महात्मा कभी श्रम नहीं करते। हीन आत्माएं श्रम करती हैं, महात्मा भोग करते हैं। पूरा देश महात्मा हो गया है। 1962 में चीन में अकाल की हालत थी। ब्रिटेन के कुछ भले मानुसों ने एक बड़े जहाज पर बहुत से सामान, बहुत सा भोजन, कपड़े, जीवन जीने के लिए आवश्यक भोजन, कपड़े, दवाइयां भर कर भेजे। अगर हम वहां होते तो चंदन तिलक लगाकर, फूल मालाएं पहनाकर उस जहाज की पूजा करते। लेकिन चीन ने उसको वापस भेज दिया और जहाज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिया, हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भीख स्वीकार नहीं कर सकते। शक होता है कि यहाँ कुछ जवान लोग होंगे। जवान ही है हिम्मत कर सकता है कि भूखे मरते देश में आया हो भोजन बाहर से और लिख दे उस पर, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन भीख नहीं स्वीकारेंगे। भूखा मरना इतना बुरा नहीं है जितना भीख मांगना बुरा है। लेकिन जवानी हो तो बुरा लगे, भीतर जवान खून हो तो चोट लगे, अपमान हो। हमारा अपमान ही नहीं होता, हम तो शांति से अपमान को झेल लेते हैं, झेलते चले जाते हैं। हम बड़े तटस्थ हैं, अपमान को झेलने में कुछ भी हो जाए हम आंख बंद करके झेल लेते हैं। यही संतोष का, शांति का लक्षण है कि जो भी हो उसको झेलते रहो, बैठे रहो, चुपचाप रहो और झेलते रहो। हजारों साल से देश झेल झेल कर मर रहा है, मर गया है, तो कैसे हम स्वीकार कर लें कि देश के पास जवान आदमी हैं, युवक हैं? युवक देश के पास नहीं है। और इसलिए पहला काम तथाकथित युवकों के लिए जो उम्र से युवक दिखाई पड़ते हैं
वह यह है कि वे मानसिक यौवन को पैदा करें। मानसिक यौवन को पैदा करने की देश में चेष्टा करें। वे शरीर के यौवन को मानकर तृप्त न हो जाएं। आत्मिक यौवन वह स्पिरिचुअल यंगनेस पैदा करने का आंदोलन सारे देश में चलाना चाहिए। हम इससे राजी नहीं होंगे कि एक आदमी शक्ल सूरत से जवान दिखाई पड़ता है तब हम उसे जवान मान लें। हम इसकी फिक्र करेंगे कि हिंदुस्तान के पास जवान आत्माएं हों। स्वामी राम तीर्थ भारत के बाहर यात्रा को पहली दफा गए थे। जिस जहाज पर वे यात्रा कर रहे थे उस पर एक बूढ़ा जर्मन था जिसकी उम्र कोई 90 वर्ष होगी। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। उसकी आंखों में 90 साल की स्मृतियों ने गहराइयां भर दी थीं। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं अनुभवों की। लेकिन वह जहाज के डेक पर बैठकर चीनी भाषा सीख रहा था। चीनी भाषा सीखना कोई साधारण काम नहीं है, साधारण मामला नहीं है, क्योंकि चीनी भाषा के पास कोई वर्णमाला नहीं है। कोई ए बै से नहीं होता है चीनी भाषा के पास। वह पिक्टोरियल लैंग्वेज है। उसके पास चित्र हैं। साधारण आदमी को साधारण ज्ञान के लिए भी कम से कम 5000 चित्रों का ज्ञान होना चाहिए, और विशेष ज्ञान के लिए तो 1 लाख चित्रों का ज्ञान हो, तब कोई आदमी चीनी भाषा में पंडित हो सकता है। 10 वर्ष 15 वर्ष का श्रम मांगती है चीनी भाषा। 90 साल का बूढ़ा सुबह से बैठकर सांझ तक चीनी भाषा सीख रहा है। इसे देखकर राम तीर्थ बेचैन हो गए। यह आदमी पागल है। 90 साल की उम्र में चीनी भाषा सीखने बैठे हो, कब सीख पाओगे? आशा नहीं है कि मरने के पहले सीख जाओ। अगर कोई दूर की कल्पना भी करे कि यह आदमी जी जाएगा 10-15 साल, 100 साल पार कर जाएगा, जो कि भारतीय कभी कल्पना कर नहीं सकता। कि 100 कैसे पार कर जाओगे? 35 साल पार करना तो मुश्किल हो जाता है, 100 कैसे करोगे? लेकिन समझ लें, भूल चूक से भगवान की यह 100 साल पार निकल जाए तो भी फायदा क्या है? जिस भाषा को सीखने में 15 वर्ष खर्च हों, उसका उपयोग भी तो 10-25 वर्ष करने का मौका मिलना चाहिए। सीख कर भी क्या फायदा होगा? 2-3 दिन देखकर राम तीर्थ की बेचैनी बढ़ गई। वह बूढ़ा तो आंख उठाकर भी नहीं देखता कि कहाँ क्या हो रहा है। वह तो अपना सीखने में लगा था। तीसरे दिन उन्होंने जाकर उसे हिलाया